दोस्त कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र देखेंगे। अपवाह तंत्र में सबसे पहला बात होगा नदियाँ। हालांकि नदियाँ कहते किसको है, यानी नदी कहते किसको है, ठीक है। तो नदी का मतलब हो गया कि प्रकृति का वैसा बड़ा क्षेत्र, प्रकृति का वैसा बड़ा क्षेत्र जहाँ से निकल करके अपना कहीं मुहाना बनाती है, ठीक है। प्रकृति का वैसा बड़ा क्षेत्र जहाँ से निकल करके कहीं पे अपना मुहाना बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नदियाँ कहते हैं, ठीक है। और नदियाँ विशेषता ये होती है, नदियाँ की विशेषता यह होती है कि जिस तरह से ढाल मिलती है उस तरह से नदियाँ उभर जाती है, यानी जहाँ से नदियाँ का ढाल मिलेगी उस दिशा में वो क्या होते हैं, मुड़ जाती है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र। नदी के बारे में पता चल गया कि नदी क्या होती है। यानी नदी का मतलब हो गया कि प्रकृति का वैसा बड़ा क्षेत्र, जल का क्षेत्र जहाँ से निकल करके कहीं अपना मुहाना बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नदियाँ कहते हैं, ठीक है। तो नदियाँ कहते हैं, ठीक है। अब नदियाँ के एक नदी हो गए और नदी के कई सहायक नदियाँ जब आ जाएंगे और सहायक नदी के भी सहायक नदी आ जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे, ठीक है। अपवाह तंत्र का मतलब हो गया कि एक प्रमुख नदी है, इस नदी के कोई सहायक नदी हो गए, अब इनकी सहायक और नदी हो गई और यही सब जब जाल बनेगा इसी में हम लोग क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे, ठीक है। अपवाह तंत्र का मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रमुख नदी के सहायक नदी के अंश सहायक नदी को तंत्र को ही अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। इस तरह से बातें हो गई। चलिए आइए देखते हैं। अब हमसे पता होना चाहिए कि भारत के अपवाह तंत्र को दो भाग में बांटते हैं। भारत के जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, और दूसरा बांटते हैं दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या दक्षिण भारत की अपवाह तंत्र, ठीक है। दक्षिण प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, दक्षिण प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, दक्षिण प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र। अब देखेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी जो अपवाह तंत्र है यानी हिमालय का अपवाह तंत्र, इसको हम लोग क्या करते हैं, तीन भाग में बांट देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, तीन भाग में बांट देते हैं। एक बांटते हैं सिंधु अपवाह तंत्र, एक बांटते हैं सिंधु अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। दूसरा बांटते हैं गंगा अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र। तीसरा बांटते हैं ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ठीक है। आज समझ में हिमालयी अपवाह तंत्र को हम क्या करते हैं, तीन भाग में बांट देते हैं। एक होता है सिंधु अपवाह तंत्र, दूसरा होता है गंगा अपवाह तंत्र, तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ठीक है। अब देख रहे हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। कितने भाग बांटते हैं, दो भाग बांटते हैं। यानी कि दक्षिण अपवाह तंत्र को यानी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं अरब सागर में गिरने वाले अपवाह तंत्र, अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ। और दूसरा बांटते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। यानी दक्षिण प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा बांटते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। यानी कि हिमालय नदियों को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, तीन भाग में बांटते हैं। सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। और दक्षिण प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को हम लोग दो भाग बांटे, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, इस तरह से बांटे। अच्छा, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ को हम लोग क्या कहते हैं कि अगर देखा जाए भारत की अगर नक्शा देखते हैं हम लोग, तो भारत में क्या देखेंगे, इस तरह से देखेंगे, ऐसे दक्षिण भारत का भाग है, ठीक है। इधर हमारा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल,
ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है अरल सी यानी कि अरब सागर, ठीक है, इधर क्या है अरब सागर, अरब सागर यानी ये किस तट पे है, ये पूर्वी तट पे है, ये पूर्वी तट पे है, और ये क्या है पश्चिमी तट पे है, ठीक है, ये पश्चिमी तट पे है। तो हम जाहिर सी मानेंगे अगर नदियां इधर से इधर जाएगी तो एन से जाएगी तो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां उसको क्या कहेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी हम इसको कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अफवाह तंत्र, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उसको हम क्या कहेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। अच्छा, इसको क्या कहेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां को पश्चिम की ओर गिरने वाली अफवाह तंत्र, यानी बोल सकते हैं पश्चिम की ओर बहने वाले अफवाह तंत्र। इस तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। आइए आगे हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं कि अपवाह तंत्र की बात जब कर रहे हैं तो अपवाह तंत्र का डिफिनेशन हम लोग पहले बता चुका, ठीक है। दूसरी बात है कि अपवाह तंत्र को हम लोग क्या किए दो भाग में बांट दिए, ठीक है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रदीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है। तो देखेंगे कि हिमालयी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र में क्या अंतर होता है, आखिर ऐसा क्या है जो दोनों के बीच मतभेद है, ठीक है, क्योंकि देखते हैं कि दोनों के बीच क्या होता है कुछ अंतर पाई जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले हिमालयी अपवाह तंत्र और दक्षिणी प्रदीपीय अपवाह तंत्र के बीच अंतर देख लेते हैं। अच्छा, अंतर जानने से पहले थोड़ी सी और बातें हम जानेंगे कि जो हिमालय है, हिमालय के निर्माण के पहले भी बहुत सारी नदियां का निर्माण हुआ, जैसे दक्षिण भारत जितनी नदियां हैं वो सब हिमालय के पहले निर्माण हो चुके थे, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो भी क्या होता है, वो भी कुछ ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के पहले निर्माण हुए, जैसे यहाँ पे बात करते हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये ऐसे नदियां हैं जो हिमालय के निर्माण के पहले भी निर्माण हो चुका था, ठीक है। इसीलिए हिमालय को क्या करता है, हिमालय के ऊप साइड से यानी ऊप पटे से यानी हिमालय पार हिमालय से क्या होती है निकल करके आती है, ठीक है, और भारत में प्रवेश करती है। तो हम लोग भारत के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी जानकारी हमको पता होना चाहिए कि कुछ हिमालय ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के निर्माण के भी पहले निर्माण हो चुके हैं, ठीक है। तो हिमालय के निर्माण के पहले भी निर्माण हो चुके हैं और कुछ हिमालय के बाद निर्माण हुई है, ठीक है। तो अभी हिमालय के निर्माण के पहले कौन कौन नदी निर्माण होती है, तो एक होती है सिंधु नदी, एक होती है ब्रह्मपुत्र नदी, और तीसरा होता है सतलज नदी, ठीक है। ये ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के पहले निर्माण हो चुके थे, ठीक है। लेकिन दक्षिण की जितनी नदियां हैं वो सब क्या होता है हिमालय के पहले निर्माण हो चुका था, ठीक है। क्योंकि हमें जो देख रहे हैं कि हिमालय के निर्माण जब पढ़ेंगे प्रक्रिया उसमें तो देखेंगे उसमें किस तरह से हिमालय निर्माण होती है, और हिमालय के पहले निर्माण से भी कई नदियां उपस्थित थी भारत में, ठीक है। इसीलिए भारत को नदियों का जाल कहा जाता है, क्योंकि भारत में नदी की संख्या लगभग अगर जोड़ दिया जाए तो 4000 से ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। कितने पहुंच जाती है 4000 से ऊपर, 4000 से ऊपर पहुंच जाते हैं क्या भारत की नदियां, छोटी से लेकर के अगर बड़ी नदियां को जोड़ दिया जाए तो लगभग 4000 नदियां हैं। तो हम लोग 4000 नदी नहीं जानेंगे, जो प्रमुख नदी है और जो प्रमुख अपवाह तंत्र बनाती है उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे, है ना, एग्जाम के व्यू से, जो कि वहां से क्वेश्चन आ सके, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से डील करने के लिए हमें क्या करना है कि पूरी बातें को गौर से देखना है, गौर से पढ़ना है और हमारा वीडियो का इंतजार करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हिमालयी नदियां और दक्षिण प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का अंतर, ठीक है। तो हिमालयी नदियां यानी हिमालय के पहले हिमालयी नदियां या जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उसके बारे में हिमालयी नदियां और क्या देखेंगे हिमालयी नदियां और देखेंगे क्या प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदी या नदियां, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिखाएगा प्रायद्वीपीय नदियां या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है। तो हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां में क्या अंतर है, दोनों में अगर अंतर की बात करें तो अंतर हम लोग बताएंगे, ठीक है। कैसे अंतर होंगे आइए देखिए। सबसे पहला ये जानेंगे कि हिमालय एक ऐसी नदियां है, हिमालय से निकलने वाली एक ऐसी नदियां है जो क्या होती है लंबी होती है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होती है लंबी होती है, यानी कि सबसे जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सब कहाँ से निकलती है हिमालय से निकलती है। जैसे मान लिए सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज एक ऐसी नदी है जो लंबी नदी श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये लंबी नदी होगी कहाँ से हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी है लंबी है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी से निकलने वाली नदियां क्या है छोटी है, ये आकार में छोटी पड़ जाएगी, ये आकार में छोटी पड़ जाएगी, आकार में क्या हो जाएगा लंबी हो जाएगा, यानी कि आकार के दृष्टिकोण से देखा जाए
या लंबाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिमालय की जो नदियां हैं वो लंबी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो देखा जाए वो क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, आए बात समझ में। दूसरी बात, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो 12 मासी होती है, मतलब कि सालों भर उसमें पानी रहती है। इसमें कहेंगे ये 12 मासी होती है, यानी कि सालों भर यानी वर्ष भर इसमें क्या होता है, पानी होती है। वर्ष भर इसमें क्या होता है, पानी होती है। वर्ष भर इसमें क्या होता है, पानी जमा होता है, वर्ष भर पानी होता है, यानी वर्ष भर ये बहने वाली नदियां, इसलिए इसको 12 मासी नदियां बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ष भर इसमें पानी समाहित होती है। अब इसमें देखेंगे तो ऐसी नदियां क्या है, यहाँ की नदियां मौसमी नदियां हैं, मौसमी नदियां। ठीक है, यहाँ की नदी कैसी है, मौसमी नदी, यानी कि मौसम जब आती है, वर्षा का मौसम आता है तो ये नदियां उफान लेकर के आती है। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है या ठंडी का मौसम आता है, जिसमें पानी की मात्रा में कमी हो जाती है, लेकिन इसमें पानी की कमी कभी नहीं होती है, सालों भर पानी अथाह देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ की क्या नदी हो गई, ये लंबी हो गई, ये छोटी हो गई, ये वर्ष भर बहती है, और ये क्या होती है, ये मौसमी बहती है, यानी मौसम के आधार पर पानी अपना अति करती है। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट, अगर देखा जाए हिमालय नदियां के बात आ जाए तो तीसरी नदियां क्या होती है, सर्पीली होती है, सर्पीली आकार का होती है, सर्पीली। एक ऐसी नदी होती है, सर्पीली नदी है, सर्पीली। यहाँ की नदियां, हिमालय की नदियां जो होती है वो सर्पीली होती है, जबकि यहाँ की नदियां क्या होती है, प्रायद्वीपीय की नदी क्या होती है, सीधी होती है। अच्छा, सर्पीली के मतलब क्या होता है, सर्पीली के मतलब होता है कि वैसे नदी यानी कि इस तरह से अपना चलती है। ठीक है, ऐसे चलती है, उसको क्या कहेंगे, सर्पीली कहेंगे। यानी कि यहाँ की नदियां कभी सीधी नहीं होती है, यहाँ की नदियां क्या होती है, सर्पीली होती है, जबकि यहाँ की नदियां क्या होती है, सीधी होती है, ऐसे सीधी हो जाते हैं। यानी कि वक्र रेखा पर कहने का मतलब है कि एक क्या होगी, सीधी रेखा में गमन करेगी, यानी कि सरल रेखा में गमन करेगी, जबकि ये नदियां होगी वो एक वक्र रेखा पर चलेगी। वक्र रेखा क्यों चलेगी, इसलिए कहा जाता है कि नदियां क्या होती है, सर्पीली होती है, सर्पीली होती है। ठीक है, ओके, समझ में आया बात है। और आगे चलिए देखिए, अगला पॉइंट अगर बोलेंगे तो यहाँ की नदियाँ क्या करेंगी, यहाँ की जो नदियाँ होती है वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। हालांकि मिट्टी का निर्माण तो सब करती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे क्या करती है, मैदान का जो निर्माण हुआ, विशाल मैदान का निर्माण किया गया है। मैदान का निर्माण किया गया है किसके द्वारा, हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ हैं भारत में सबसे बड़ा विशाल मैदान का निर्माण कर चुके हैं, जबकि यहाँ की नदियाँ देखा जाए तो यहाँ की नदियाँ क्या करती है, विशाल मैदान का निर्माण नहीं करती है, यानी मैदान का जो निर्माण यहाँ पे बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि छोटी नदियां हैं, पहली बात है। दूसरी बात है कि छोटी नदियां होने के कारण यहाँ पे वर्ष में पानी भी नहीं रहती है, तो यहाँ पे मैदान का निर्माण बहुत कम मात्रा में है, लेकिन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग बातें करेंगे, जब मैदानी क्षेत्र पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें, तो बताएंगे कि आखिर मैदान का निर्माण किस कारण से हिमालय की नदियां ज्यादा करती है और यहाँ पे हिमालय प्रायद्वीपीय नदियां कम करती है। ठीक है, आगे देखेंगे तो बताएंगे कि यहाँ की नदियां होती है गॉर्ज का निर्माण करती है। यहाँ की नदियां क्या करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है, मतलब कि गहरे खंडर का निर्माण करते हैं। जैसे सिंधु गॉर्ज का नाम सुने होंगे, तिहांग गॉर्ज का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ की नदियां क्या करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है, लेकिन यहाँ की नदियां क्या होती है, गॉर्ज का निर्माण नहीं करती है। यहाँ की नदियां क्या करती है, गॉर्ज का निर्माण नहीं करती, यहाँ की नदियां गॉर्ज का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, यहाँ की नदियां गॉर्ज का निर्माण नहीं करती है। समझ में आ रहा है बातें, यहाँ की नदियां गॉर्ज का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ की नदियां क्या करते हैं, गॉर्ज का मतलब गहरा खंडहर का निर्माण करती है, यानी पानी ऊपर से जब गिरती है नीचे तो इस तरह से गड्ढा बना देती है, जिसे गॉर्ज कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र से पानी नीचे तक बह आती है, तो ऊपर से नीचे गिरने के कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे इसको गॉर्ज कहा जाता है। ठीक है, तो गॉर्ज का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि हिमालय नदियां गॉर्ज का निर्माण करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदी है वो गॉर्ज का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग अंतर की बातें कर लिए, इस तरह से अंतर होती है हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदी में। ठीक है, तो हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में क्या क्या अंतर होगा, एक बार फिर से एनालिसिस करके देखिए। आइए, हिमालय नदियां क्या होती है, सबसे लंबी होती है, प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है, छोटी होती है। हिमालय नदियां वर्ष भर पानी बहती है, वर्ष भर उसमें पानी रहती है, लेकिन अगर प्रायद्वीपीय नदी के देखेंगे तो मौसमी नदियां होती है। ठीक है, हिमालय नदियां क्या होती है, सर्पीली आकार की होती है, इसका जो चलती है सर्पीली आकार के बहाव होती है, इसकी बहाव सर्पीली आकार की होती है, जबकि इसकी आकार क्या होती है, सर्पीली बल्कि सीधी होती है, इसकी आकार सीधी होती है। एक बहुत बड़ा विशाल मैदान का निर्माण करती है, हिमालय नदियां विशाल मैदान का निर्माण करती है,
लेकिन जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ की बात करेंगे तो विशाल का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, हिमालय नदियाँ क्या करती है, गॉर्ज का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ गॉर्ज का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग हिमालय नदियाँ और अथी नदी में हम लोग बातें कर लिए। ठीक है, अगर आपको नोट्स करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक करके। बीच में वीडियो रोकिए, आप सुनिए लेक्चर और उसके बाद नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर इच्छा है तो, अगर नहीं तो अगर नोट्स के लिए जानकारी लेना है तो आप नोट्स के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स कैसे तैयार होगा वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ये दोनों में क्या अंतर होती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ की क्या होती है। देखिए, ये दोनों में भी अंतर हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखिए। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, या अरब सागर कहेंगे या तो क्या कहेंगे, इसको पश्चिम में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, इसमें क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ। देखें ये तो पता चलेगा आपको। आइए, दोनों में अंतर क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, नहीं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दोनों में अंतर क्या होती है। तो सबसे पहले अगर अंतर की हम लोग बात करें तो देखेंगे कि अरब सागर की नदियाँ क्या होती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ की अपेक्षा क्या होती है, छोटी होती है। इसकी आकार छोटी होती है, इसका बहुत छोटी आकार होती है ना, इसका आकार क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, इसके आकार क्या होती है, छोटी होती है। यानी कि बंगाल की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से क्या होती है, छोटी होती है। जब इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी नदियाँ क्या होती है, लंबी नदियाँ होती है। यानी बंगाल की खाड़ी में जो गिर रही नदियाँ वो क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये क्या करते हैं, ज्वारमुख नदियाँ होती है। यहाँ की नदियाँ जो होती है ज्वारमुख नदियाँ होती है। ज्वारमुख क्या होती है आगे चल के हम लोग बताएंगे, अभी फिलहाल समझिए। ठीक है, ज्वारमुख नदियाँ होती हैं, जबकि यहाँ की नदियाँ क्या होती है, डेल्टा बनाने वाली नदियाँ होती है। यहाँ पे क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है और यहाँ पे ज्वारमुख का निर्माण करती है। यानी यहाँ की नदियाँ होती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होती है वो ज्वारमुख होती है, यानी कि क्या करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करके बल्कि ज्वारमुख होती है। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या होती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हो गई इसके बीच में अंतर। अगर निकालेंगे तो और भी अंतर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ की नदियाँ छोटी होने के कारण यहाँ की नदियाँ क्या होती है, धाराएं तेज होती है। यहाँ की धारा क्या होती है, तेज होती है। यहाँ की जो धारा होती है वो तेज होती है, जबकि यहाँ की धारा की बात करें, यहाँ की धारा क्या होती है, मंद होती है। यहाँ की धारा अगर देखें, क्योंकि लंबी होने के नाते यहाँ पे क्या होती है, धाराएं क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है, यहाँ की नदियाँ क्या हो जाए, मंद हो जाए, यहाँ की धारा क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस दोनों में भी अंतर हम बता सकते हैं। कुछ और भी अंतर देखेंगे, विशेष अंतर, जब हम लोग विशेष रूप से इसको चर्चा करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन गिरती है नदियाँ, अरब सागर में कौन कौन गिरती है नदियाँ, दूसरी बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए और आगे हम लोग क्या बातें करेंगे इसमें। ठीक है, और आगे क्या बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये सब जितने भी नदियां हैं, इस सब नदियां में सबसे जो प्रमुख नदी अपवाह तंत्र है वो गंगा अपवाह तंत्र है। क्योंकि गंगा अपवाह तंत्र भारत की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। ठीक है, माना जाता है, बिल्कुल है भी। ठीक है, तो आगे हम लोग बातें करेंगे। इस तरह से हम लोग बात कर लिए हैं हिमालय नदियाँ और दक्षिण प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियाँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, इतना देख लिए। अब हम लोग बातें कर लेते हैं आगे, और क्या बातें करते हैं तो चलिए सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हालांकि जितने भी अपवाह तंत्र हैं उनके लिए एक अलग अलग वीडियो आप लोग के पास आएगी। ठीक है, इंतजार करिएगा हमारा वीडियो का। तो आइए आते हैं सिंधु अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र, ठीक है, सिंधु अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो सिंधु अपवाह तंत्र में कौन कौन नदियां शामिल होगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अगर भारत के नक्शा आपको बनाने आता है तो बनाइएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, ये भारत का ऊपरी भाग हो गया, यानी कि उत्तर वाला भाग हो गया। ठीक है, तो भारत का उत्तर वाला भाग हो गया। तो सबसे पहले जानेंगे सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है,
तो सिंधु अपवाह तंत्र की शुरुआत होती है कहाँ से होती है, ठीक है। तो आइए देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह में जो क्षेत्र ये वाला पड़ रहा है क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तिब्बत का पठार कहते हैं। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार किसका भाग है, चाइना का भाग है, ठीक है। किसका भाग है, चाइना का भाग है। जो तिब्बत का पठार है वो चाइना का भाग है, ठीक है। तो तिब्बत के पठार में यहाँ पे क्या है, एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। इस झील का नाम क्या है, मानसरोवर झील। इस झील का नाम क्या है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इस झील का नाम है मानसरोवर झील। यहाँ से क्या होती है, मानसरोवर झील से क्या होती है, सिंधु नदी निकलती है। यानी कि हिमालय के निर्माण के पहले इस झील से सिंधु नदी निकल रही थी, ठीक है। तो आइए यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। इस तरह से ऐसे करके सिंधु निकलती है, इस यहाँ तक अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है, इस जगह से निकलती है। अभी जगह से निकलते हुए इस तरह से आते हुए क्या करती है, यहाँ पे अपना मुहाना बनाती है। इधर आके गिर जाते कहाँ, अरब सागर में अपना मुहाना गिरा बना लेती है, ठीक है। कहाँ मुहाना बनाती है, तो अरब सागर में। हमें नदी का डेफिनेशन क्या दिया था कि प्रकृति का वैसा बड़ा क्षेत्र जहां से निकल करके कहीं जगह पे किसी स्थान पे अपना मुहाना बनाती है। तो देखिए मुहाना कहाँ बना रही है, यहाँ से निकल करके आ रही है मानसरोवर झील के, तिब्बत के पठार के निकट मानसरोवर झील से क्या हो रही है, ये नदी निकल रही है। और नदी निकलते हुए कहाँ से आ रही है, इधर से भारत में प्रवेश करते हुए, पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए सीधे सीधे कहाँ जाती है, अरब सागर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। अच्छा, मानसरोवर झील के भी अगर निकट जाइएगा और अगर निकट जाना है तो कहाँ से निकलती है, इस जगह का नाम है बोखरचू, ठीक है। क्या नाम है, बोखरचू, बोखरचू। तो बोखरचू से क्या होती है, नदी निकलती है, बोखरचू से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, बोखरचू से निकलती है, सॉरी, ठीक है। कहाँ से निकलती है, बोखरचू से निकलती है। ये जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के निकट जो निकटतम स्थान है वह जगह का नाम है बोखरचू। तो यहाँ से निकलते हुए इस तरह से आते हुए कहाँ तक आती है, अरब सागर में आती है। इसकी अगर लंबाई की बात करें जाए, इसकी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर लंबी नदी है, ठीक है। कितनी लंबी है, 2880 किलोमीटर लंबी नदी है। इस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है ना। इस नदी को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 देश से होकर के बहती है। एक हो गया तिब्बत में यानी चाइना में, चीन में हो गया, चीन में बह रही है। तिब्बत का जो पठार है वो चीन का भाग है, इसीलिए ये नदी चीन से, यानी चीन हो गया एक देश हो गया, तिब्बत हो गया, तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करे तो भारत दूसरी देश हो गया, तीसरा कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तान में हो गया। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। इसकी लंबाई कितना है, 2880 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखेंगे इसकी जो सहायक नदी है वो कहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है वो कहाँ कहाँ से निकलती है, क्योंकि हम लोग सिंधु अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। अपवाह तंत्र का डेफिनेशन हमने दिया था कि एक प्रमुख नदी के सहायक नदियां को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो सिंधु अपवाह तंत्र है, तो सिंधु अपवाह तंत्र में देख रहे हैं कि इनकी सहायक नदियां देखिए, तो प्रमुख नदी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, प्रमुख नदी। यहाँ से अपना पानी बहा कर लेके आ रही है, धारा इस तरह से इसका चल रही है। और इस तरह से आते आते इस तरह से आते आते धारा आते आते क्या हो रहा है कि बंगाल की अरब सागर में क्या कर रही है, गिर रही है। ये नदी कहाँ पानी अपना मुहाना बना रही है, अरब सागर में मुहाना बना रही है, अरब सागर में यहाँ पे गिर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो रहे बोखरचू से निकलते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये जो नदी है इसकी बहुत सारी सहायक नदियां, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला इनका सहायक नदी, इसका नाम है झेलम। यहाँ से झेलम नदी निकलती है और इस तरह से जाकर अपना मुहाना बना लेती है, ठीक है। हालांकि इसमें नहीं गिरती है ये झेलम, सीधे सीधे मानिए ये झेलम भी नदी है,